हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जो अपनी कृषि रसायन की बुक है तुम्हारी केमिस्ट्री है। देखो 11th क्लास में तो तुम्हारे सिंपल केमिस्ट्री चली थी और अभी 12th में चलेगी तुम्हारे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कृषि रसायन। ठीक है, तो इसमें टोटल पार्ट है 12। उसमें से पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1 मृदा और मृदा में पाए जाने वाले खनिज और अपनी जो चट्टानें होती है उन चट्टानों का अपक्ष से मतलब चट्टानें कैसे टूटती है चट्टानों का अपक्ष से और जब चट्टानें टूट के उनसे कैसे अपने मिट्टी का निर्माण होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल से इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तुम्हारे बोर्ड में 4 नंबर का पढ़ना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपको एक पार्ट बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि पूरी जो अपनी जो कृषि रसायन की पूरी बुक है इसका पूरा निचोड़ इस पार्ट में। इसमें अपन सबसे पहले सीखते हैं कि जो मिट्टी होती है ना अपनी कैसे बनती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, ये क्या फसलों के लिए अपने क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 नंबर का एक पार्ट होगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहली बात है मृदा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सोइल। अच्छा, ये तो हो गया हिंदी इंग्लिश। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पूरी सोइल साइंस में कि मिट्टी जो है मृदा, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। ध्यान रखना, कौन सी भाषा का शब्द है मृदा? लैटिन। ठीक है, लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, लैटिन भाषा में इसको बोलेंगे अपन सोलम। क्या बोलेंगे? सोलम। कहां से ले गए लैटिन में? सोलम। सोलम जो सोलम शब्द है इससे मृदा को लिया गया, लैटिन में सोलम बोलेंगे और सोलम का मतलब होता है फर्श। क्या होगा? फर्श। ठीक है, जैसा फर्श होता है, तो ध्यान रखना पृथ्वी जो अपनी भूमि है उसकी सबसे ऊपरी सतह मतलब ऊपरी फर्श क्या कहलाता है? मृदा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मृदा कुछ नहीं, जो अपने भूपर्वतीय या पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाएगी? मृदा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मृदा कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मृदा कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। और लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है? फर्श। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी फर्श क्या कहलाएगा? मृदा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी के कार्य क्या क्या है? क्या क्या काम आती है मिट्टी? है? तो इससे पहले आपको एक और पॉइंट बता दो, इसकी डेफिनेशन है। आपको बेसिक चीज तो क्या ध्यान रखनी है, मृदा के जो अपनी भूमि होती है, भूमि की सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाती है? मृदा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी थी अपने को। जोफे मार्वर्ट ने अलग डेफिनेशन दी थी, बकमैन ब्रेडी ने अलग परिभाषा बताई थी, और तुम्हारी ये बुक में नहीं है, बाकी विटनी ने भी इसको बोला था अलग। तो सीधे रखना, इसकी डेफिनेशन जब भी तुमसे पूछेगा मृदा की परिभाषा, तो अच्छे से ध्यान रखना, मृदा की परिभाषा आपको वैज्ञानिक का नाम जरूर लिखना है उसके नीचे कि आप कौन सी परिभाषा दे रहे हो, जोफे मार्वर्ट वाली दे रहे हो या बकमैन ब्रेडी वाली दे रहे हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो मिट्टी होती है ना अपने पास जो मिट्टी होती है ये कैसे बनती है? सोचा आपने कभी कैसे बनती है मिट्टी? सबसे पहले क्या होती है? चट्टानें। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, चट्टानें क्या होती है? ये टूटती है, इनका अपक्ष होता है, टूटती है चट्टानें, ताप और दाब के कारण टूटकर इनसे क्या बनते हैं? कंकड़ टाइप छोटे पैतरक पदार्थ। ये तो क्या है? चट्टानें। इनका अपक्ष होगा, इनसे क्या बनेंगे? पैतरक पदार्थ। और फिर पैतरक पदार्थों से क्या बनती है? अपने जो मृदा होते हैं ये इनसे मिलती है। तो ध्यान रखना, चट्टानें टूटेगी किसमें? पैतरक पदार्थ में, और पैतरक पदार्थ से अपने क्या प्राप्त होगी? मिट्टी। तो ये पूरा मिट्टी बनेगा जो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जोफे मार्वर्ट की परिभाषा की है। जोफे मार्वर्ट सर ये क्या बोलते हैं? इन्होंने लिखा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या? मृदा क्या? एक प्राकृतिक पिंड। प्राकृतिक क्यों बोला इसको? प्राकृतिक पिंड क्यों बोला? क्यों? क्योंकि देखना,
मृदा क्या है आपको प्रकृति से प्राप्त हो रही है। अपन अगर जैसे मान लो कि आपने सोचा आप घर पे बना सकते हैं अपन मिट्टी को, नहीं बना सकते ना, फैक्ट्रीज में कहीं भी नहीं बना सकते, मिट्टी के प्रकृति के देन है। तो ध्यान रखना मृदा क्या है प्राकृतिक पिंड अपने को प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर, किस पे, प्राकृतिक पदार्थ मतलब ये चट्टानों पर, प्राकृतिक बल, इन्होंने क्या परिभाषा दी थी मिट्टी की, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है मतलब प्रकृति से अपने को प्राप्त होती है, जो कि प्राकृतिक पदार्थों पर मतलब चट्टानों पर प्राकृतिक बलों के ताप और दाब लगने पर। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। ठीक है, मतलब जो चट्टानें जो होती है ना, ये प्राकृतिक पदार्थ है चट्टानें, तो चट्टानों पर ताप और दाब, ताप कैसे काम करेगा, जैसे ये गर्मियों का टाइम आता है तो जैसे चट्टानी गैस में फैलने लगती है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो चट्टानी गैस फैलती है, और जैसे बहुत कम तापमान होगा तो वापस से चट्टानी सिकुड़ने लगती है। तो बार बार ये बहुत समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है फैलने सिकुड़ने की। इससे क्या होती है, इनके अंदर कंपैक्शन होता है और चट्टानें टूटने लगती है। तो चट्टान का अपक्षय होगा और ये किसमें बदल जाएगी, छोटे छोटे कंकड़ में, और फिर वहां भी उसका या तो आपस में रगड़ने के कारण या फिर सूक्ष्म जीवों के कारण ये चट्टानें किसमें बदल जाएगी, मिट्टी में। तो ध्यान रखना, इसमें उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है, मतलब चट्टानों पर ताप और दाब के बल के कारण अपने को मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला इन्होंने, तथा इसकी विभिन्न गहराई पर, जैसे मान लो अगर यहाँ पे अपन खड़े हैं, मिट्टी है ना भूमि, इसकी विभिन्न गहराई पर आकार, इसकी विभिन्न गहराई पर अनेक संस्था पाए जाते हैं। ध्यान रखना, देखो जो आपने देखा होगा कभी भी जैसे अपन कहीं गड्ढा खोदते हैं तो वहां अपने को अलग अलग, जैसे थोड़ा गड्ढा खोदने पर अपने को अलग अलग कलर की मिट्टी आती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि लास्ट तक एक ही कलर की मिट्टी है, उसका रंग परिवर्तन होता रहता है ना। तो क्या कहलाता है, ऐसे भूमि के अंदर अनेक परतें पाई जाती है, इन परतों को क्या कहते हैं अपन, संस्तर, क्या बोलेंगे, मृदा के संस्तर, और इसको पूरे को एक साथ मिलाकर करते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो ध्यान रखना आगे का भी मृदा परिच्छेदिका आपने पहले संस्तर ध्यान रखना। संस्तर मतलब क्या होता है, भूमि में अलग अलग कलर की परतें पाई जाती है मृदा की गहराई के नीचे, उसको क्या बोला जाता है, मृदा के संस्तर। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला था, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। इसकी गहराई पर जाने पर हमें अलग अलग अनेक विभिन्न आकृति, आकार तथा गुणों में भिन्नता रखते हुए अनेक संस्तर मिलते हैं। ध्यान रखना, ये जो संस्तर होंगे ना मिट्टी के, ये इनका रंग अलग अलग होगा, इनके गुण भी अलग अलग होंगे, मतलब किसी प्रकार से समान नहीं होंगे, लेकिन ये अनेक अपने को अलग अलग प्रकार के संस्तर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन दी किसने, जोफे मार्वर्ट ने। इन्होंने क्या बोला था, देखो बच्चों समझ में स्टार्टिंग से, मृदा के प्राकृतिक पिंड मतलब क्या हो रहा है, प्रकृति से अपने को मिल रही है। दूसरा, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर मतलब चट्टानों पर प्राकृतिक बलों ताप और दाब के कारण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। इसकी गहराई पर जाने पर, जैसे मान लो जैसे जैसे अपन इसमें नीचे जाएंगे ना, नीचे गहराई पर, तो हमें अलग अलग आकृति के अनेक संस्तर मिलते हैं, और ये संस्तर क्या होते हैं, गुण आकार, और गुण आकार सभी में, रंग में, इन सभी में क्या होते हैं, भिन्नता रहते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी अगर आ जाती है तो एक नंबर क्वेश्चन आएगा, मृदा की परिभाषा लिखिए। तो ऐसे आपको ये जोफे मार्वर्ट लिखना है, इसके डेफिनेशन लिख के। ठीक है, अच्छा नोट्स आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे, आप बस समझ लो ये प्रिंट है, इसमें आपके जो अपना ऐप होगा उसमें मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, वहां से नोट्स लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आई इसकी परिभाषा, जोफे मार्वर्ट ने कैसे परिभाषा दी थी। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। इसकी गहराई पर जाने पर हमें विभिन्न अनेक संस्तर मिलते हैं जो आकृति, रंग, गुणों आदि में असमानता रखते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, बकमैन व ब्रेडी। इन्होंने क्या बोला था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इन्होंने भी सेम बात बोली थी, क्योंकि मृदा ही प्राकृतिक पिंड, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के
अपक्षय के कारण ये अपने होते हैं ना, वही वाली बात। जैसे खनिज पदार्थ मतलब ये चट्टानें, खनिज पदार्थों के अपक्षय वो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने के फलस्वरूप जो इनका मिश्रण होता है उससे ये एक परिचित जो पूरी सॉइल प्रोफाइल होती है ना, ये संस्तर है। जैसे मान लो भूमि गहराई में जाएंगे तो देखेंगे एक संस्तर मिलेंगे अपने को, संस्तर, और ये सभी एक संस्तर एक साथ मिला के कहलाते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो ध्यान रखना, खनिज पदार्थ, इन्होंने क्या बोला, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज पदार्थ मतलब चट्टानें, खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का हमें समझाऊंगा। कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है, कोई भी जीव, जैसे मान लो उसमें आपने मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कोई भी जैसे घास वगैरह कोई भी पेड़ पौधा उग गया तो क्या कहलाएगा, उसमें जब उसको वहां से नष्ट होने के बाद कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा ना। तो खनिज पदार्थ उनका अपक्षय होगा और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, तो ये खनिज कोई भी, जैसे मान लो कोई भी जीव आके अगर मिट्टी के ऊपर आके अगर मर गया, जैसे मान लो सपोज करो वहां पे पड़ा है, तो उसका अपघटन होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा, तो क्या कहलाएगा, कार्बनिक पदार्थ। तो एक खनिज और कार्बनिक पदार्थ दोनों का जो मिश्रण होता है, तो मिश्रण होने के बाद एक मृदा परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है। इसे क्या कहते हैं अपन, ये इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी बकमैन ब्रेडिसन ने। इन्होंने क्या बोला था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के खनिज पदार्थों के विघटन तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से एक परिच्छेदिका के, मृदा परिच्छेदिका के रूप में विकसित होते हैं। मृदा परिच्छेदिका मतलब समझे आप, जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पे खड़े हैं, भूमि की सतह है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो अपने को अलग अलग संस्तर नजर आएंगे। वही संस्तर जो आकार में, इन गुणों में भिन्नता रखते हैं, और ये जो सभी संस्तर होंगे एक साथ मिला के क्या कहलाएंगे, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, तो ये सोइल प्रोफाइल के रूप में डेवलप हो जाती है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अपनी जो ये मिट्टी होती है ना, जिसमें मान लो खनिज पदार्थ टूट रहे, पेतरक पदार्थ और ये मिट्टी बन रही, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 1 इंच अगर मान लो जो भूमि होती है, भूमि की 1 इंच सतह में मिट्टी निर्माण होने में 1000 वर्ष का समय लग जाता है। कितना, 800 से 1000 वर्ष का समय लग जाता है। तो ये बहुत आसानी, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप उस हिसाब से याद रखना। जैसे मान लो बकमैन ब्रेडिसन ने क्या बोला था, और जोफे मार्वर्ट ने, आप कोई सी भी दोनों में से एक डेफिनेशन लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना उसके सामने कि ये जोफे मार्वर्ट वाले डेफिनेशन है और ये या फिर बकमैन ब्रेडिसन। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपका कोई सी दोनों अच्छी डेफिनेशन है, कोई सी से लिखो। ठीक है बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, मृदा कौन से वाला शब्द है, लैटिन में इसको क्या बोलते हैं, सोलम, और सोलम का मतलब क्या होता है, फर्श। मतलब जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है, मतलब भूमि का जो फर्श होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की डेफिनेशन आपको पता लगी, जोफे मार्वर्ट वाली। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है। मतलब खनिज पदार्थ जो चट्टानें होती है ना, चट्टानों पर ताप और दाब काम करेंगे, इनसे इनके टूटने से मिट्टी बनती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला इन्होंने, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है तथा इसकी गहराई पर जाने पर हमें आकार, गुणों व आकृति में भिन्न भिन्न कलर के अपने को क्या मिलते हैं, अनेक संस्तर मिलते हैं, जो कि वो अपने आकृति, आकार सभी में भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। बकमैन ब्रेडिसन ने क्या बोला था, इन्होंने कहा मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो कि खनिज पदार्थों के अपक्षय तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने के कारण जो मिश्रण अपने को प्राप्त होता है, उससे एक मृदा परिच्छेदिका के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, अच्छा व्हिटनी ने इतना सा बोला था कि मृदा पोषक तत्वों की धनी है, या फिर मृदा पोषक तत्वों का भंडार है। मतलब जो पोषक तत्व होते हैं ना पौधों को, जो चाहिए होते हैं मिट्टी में होते हैं, ये इन्होंने बोला। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी डेफिनेशन लिख देना तुम्हारे बुक में, ये दोनों ये डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी क्या काम करती है, देखो तो अपनी मृदा जो होती है ना, क्या काम करती है, काम क्या करती है अपनी को, पहला काम क्या होगा मिट्टी के कारण, अरे जो ये पौधे होते हैं, जैसे मान लो कोई भी पौधा है, ये पेड़,
पेड़ पौधा है, तो ये जो जल ग्रहण करता है कहां से करता है? जैसे मान लो बरसात होती है तो क्या बारिश से पौधा जल ग्रहण कर लेता है क्या? नहीं कर पाता ना। कहां से करता है वो? मिट्टी से। तो ध्यान रखना पहला काम क्या है मिट्टी का? पौधे को जल उपलब्ध करवाना। ठीक है, एक तो पौधे को जल, इसके साथ अपन और ऐड कर सकते हैं तथा एक तो जल पौधा यही से लेगा मिट्टी से, क्योंकि एक बात बताओ पानी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिसमें मान लो ये बाउल है, ठीक है, ये कोई भी पानी 2 कटोरी रखी हुई है सर, जैसे मान लो नीचे से खुला हुआ है, इस पे आपने क्या है मिट्टी भरी हुई है यहाँ पे। अच्छा ध्यान रखना यहाँ तो कौन सी मिट्टी है? रेतीली, और इसमें भरी है काली मिट्टी। ठीक है, और ये नीचे वापस से कोई पत्थर का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बराबर मात्रा में पानी डालूं, रेत में भी पानी डालता हूँ और काली मिट्टी में पानी डालता हूँ बराबर, तो नीचे वाला बाउल जो होगा ये जल्दी कहाँ पे भरेगा? मतलब कौन सी मिट्टी फटाफट से पानी को नीचे भेज देगी, मतलब अवशोषित नहीं कर पाएगी? बताओ। रेतीली मिट्टी। क्यों? क्योंकि रेतीली मिट्टी जो होती है ना, इसकी क्या होती है, पानी को पकड़ने की क्षमता बहुत कमजोर होती है, मतलब ये पानी को अवशोषित करके नहीं रख सकते अपने ज्यादा टाइम तक। तो ध्यान रखना है, कुल मिलाकर आपने क्या समझा कि जो पानी ये यहाँ पे रुका होता है ना पेड़ पौधों की जड़ों के पास, किसके कारण रुका होता है? ये मिट्टी के कारण। मिट्टी कैसे दबाव बनाती है पानी के ऊपर, तो ये रोक के रखती है। जैसे आपने देखा होगा रेत में पानी डालते तो फटाफट नीचे चल जाता है, काली मिट्टी बहुत टाइम में जाता है, तो ये चीज होती है। वो क्या, पानी को कौन पकड़ के रखती है? मिट्टी। तो पौधों को जो जल उपलब्ध करवाया जाता है, किसके कारण करवाया जाता है? वो मिट्टी के कारण। ठीक है, अच्छा और क्या काम है मिट्टी के? अरे पौधों को जो पोषक तत्व मिलेंगे वो भी तो मिट्टी से मिलेंगे ना। पौधे जितने भी मान लो जितने पोषक से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जितने पोषक 17 पोषक तत्व है पौधों को चाहिए होती है, तो कहां से प्राप्त करते हैं पौधे? मिट्टी से करते हैं ना। तो एक बात बताओ, आप यूरिया लगाते हो फसलों में, लगाते हो ना यूरिया, उससे क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो ये बताओ पौधे पे लगाते हो या मिट्टी पे डालते हो? मिट्टी पे डालते हैं ना, ताकि मिट्टी से पौधा प्राप्त कर सकता है। तो सीधी बात है, जितने पोषक तत्व है कहां से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और काम क्या है मिट्टी का? ठीक है, पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करना, समझे? मतलब जो पौधा जो खड़ा होता है ना, सपोर्ट, जैसे मान लो उसकी जड़ें कहां पे जमी होती है? मिट्टी पे तो जमी होती है, तो पौधे को जो सहारा प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है? मिट्टी। यांत्रिक आधार, समझो? अरे देखा होगा ना पौधे, जैसे मान लो अभी एक बात बताओ, जैसे रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें कोई पौधा लगा हुआ है, काली मिट्टी में लगा हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छा है, सपोर्ट कौन प्रदान करती है? काली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में तो पौधे फटाफट से गिर जाते हैं ना, तो उनको जो सहारा देने की क्रिया होती है, मतलब उनको सहारा कौन देती है? मिट्टी। तो ध्यान रखना ये आप मतलब के कार्य हुए, पौधे को जल उपलब्ध करवाना, समझे? पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाना और पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा पौधों को पौधों की जड़ों को ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, पौधे की जड़ों को जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वायु भूमंडल वायु की वहां से मिलती है। जड़ों को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी कहां से मिलती है? अपने मिट्टी से। और उष्मा, जो सूर्य से आने वाली उष्मा है ना, इसको मिट्टी अवशोषित कर लेती है। जैसे मान लो कोई भी सूर्य, ठीक है, सूर्य से डायरेक्ट जो अपने आ रही है, सूर्य से डायरेक्ट जो इसकी किरणें आ रही है, इसको मिट्टी अवशोषित कर लेती है गर्मी को, और फिर उष्मा यहीं से पौधे को प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखना, सूर्य से आने वाली उष्मा को पहले तो मिट्टी अवशोषित करती है, फिर पौधों को प्रदान करती है।
और पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन। तो ये मृदा की कार्य भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पौधों को जल उपलब्ध करवाना, पौधे को पोषक तत्व प्रदान करना, पौधे को यांत्रिक आधार मतलब उसको सहारा देना और पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन और ऊष्मा प्रदान करना। ये सब क्या हो गए मिट्टी के कार्य। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखनी है सब चीजें। समझ आया तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को चला के देख लेना आराम से, इन सबको अच्छे से याद रखना। यहाँ से जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सब में से क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये तो के मृदा के कार्य जिसे मान लो मिट्टी एक काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने मृदा के अवयव। कंपोनेंट ऑफ सोइल। क्या बच्चों मृदा के अवयव। अपनी जो मिट्टी होती है ना, जैसे मालूम मैंने अपने हाथ में मिट्टी ली तो इसके अंदर मेरे को क्या क्या चीजें मिलेगी, तो क्या क्या मिलती है उसमें क्या होता है 45% तो खनिज पदार्थ होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, 25% जल होता है, 25% वायु होती है। तो जिसमें मान लो कोई भी अपनी जो मिट्टियां होती है ना इसके अंदर ये सब चीजें पाई जाती है। 50% तो कौन सा भाग मिलता है उसमें ठोस और 50% क्या मिलती है रंध्रावकाश। ये भी ध्यान रखना 50% का पार्ट क्या होता है मिट्टी में ठोस होता है और 50% रंध्रावकाश में मृदा और सॉरी जल और वायु मिलाकर तो रंध्रावकाश और ठोस भाग है खनिज और कार्बनिक पदार्थ। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये खनिज पदार्थ है कहां से है? मिट्टी को जो खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं ना कहां से होते हैं? 45% खनिज पदार्थ कहां से है? देखो ध्यान रखना खनिज पदार्थ एक बताओ मिट्टी बन किससे रही है? चट्टानों से बन रही है। अरे चट्टानें टूटी जब तो मिट्टी बनी ना, तो चट्टानें सीधी सी बात है सभी खनिज कहां पे होते हैं? चट्टानों पे। तो अपने कोई खनिज पदार्थ कहां से मिलते हैं? चट्टानों से। मिट्टी बन गई तो चट्टानों से रही ना। अब जैसे मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल क्या है सिर्फ खनिज पदार्थ, यहाँ पे खनिज पदार्थ। अब इसमें कोई भी जैसे मान लो कोई भी या तो खरपतवार का बीज जाके कोई पौधा उग जाता है या फिर कोई भी या तो वनस्पति उग जाएगी या फिर कोई भी जीव आके वो मर जाता है। तो जो उसका अपघटन होगा एक बार उसका नष्ट होने के बाद उसका जो अपघटन होगा ना सड़ेगा, तो उससे क्या बनता है फिर कार्बनिक पदार्थ। तो ये मिट्टी में 5% क्या मिलेगा अपने को? कार्बनिक पदार्थ। ये कहां से मिले? जो कोई भी जीव मर जाता है ना उस जीव के सड़ने गलने से अपने को कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अच्छा 45% क्या मिलते हैं अपने को? खनिज पदार्थ और 25% जल और 25% वायु अपने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा इससे संबंधित एक नियम है वो भी आप ध्यान रखना। इससे संबंधित अपने पास है इसमें सोइल साइंस में एक नियम है वो क्या है कि जैसे मान लो मृदा में पाए जाने वाले अवयव जितने भी है जैसे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जल, अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। इसे कहते हैं न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, जैसे मान लो मृदा में पाए जाने वाले जो अवयव है ना ये 45% खनिज और कार्बनिक पदार्थ, वायु, जल, अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। इसे कहलाते हैं न्यूनता का सिद्धांत या फिर कमी का सिद्धांत। ये किसने दिया था? जेवी लिविंग ने। किसने? जेवी लिविंग ने। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कैसे निकल पाएंगे? जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, अगर मान लो इसमें से जल की कमी होती है, जल की कमी कब होगी?
अरे जैसे मान लो अपन ने कोई भी ये कोई भी गमला है, जैसे हम लोग समझ को ये गमला है, इसमें पौधा लगा हुआ है। अगर मान लो इसमें से इसमें पूरे में पानी भर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने पानी अभी अभी इसमें जो मिट्टी भरी हुई है नॉर्मल सामान्य रूप से, इसमें क्या है, इस मिट्टी में क्या है, अभी जो गमले में जो मिट्टी भरी हुई है 45% तो खनिज पदार्थ है, 5% कार्बनिक पदार्थ है, 25% जल और 25% वायु, मतलब ये कंपोनेंट मतलब ये अवयव है ना, जो सभी स्थित है इनके एवरेज रेशियो पर। लेकिन अगर मान लो जिसमें इसमें पानी भर देता हूँ बहुत ज्यादा, इसको फुल कर देता हूँ पानी भर के, तो इसमें से क्या एब्सेंट हो जाएगी, कौन सा एक खनिज मतलब अवयव जो के यहाँ से एब्सेंट मतलब वो निकल जाएगा बाहर। जैसे मान लो अगर पानी भर रहा हूँ ना, ये इसकी मात्रा ज्यादा हो रही जल की, तो ये एब्सेंट हो जाएगी, ये ठोस तो थोड़ी बदलेगा, रंध्राओं का ध्यान रखना। तो अगर मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर दिया इसमें, तो यहाँ से क्या होगी, वायु निकल जाएगी। तो क्या पौधा वृद्धि कर सकता है? अरे नहीं कर सकता ना। जैसे बहुत बार अपन जैसे मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है खेतों में और पानी भरा रह जाता है फसल में, क्या होता है वहां पे, अरे बहुत ज्यादा पानी भरा रह जाता है ना, तो क्या वो फसल नॉर्मल वृद्धि कर सकती है? क्या नहीं कर सकते, निकल जाती है ना फसल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मृदा वायु का नुकसान, मृदा की जो उपस्थित वायु है इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, यही तो है, ये वो नहीं कि न्यूटन सिद्धांत लागू हो गया ना कि बहुत ज्यादा बारिश होने पर मृदा की वायु एब्सेंट हो जाएगी और मृदा वायु निकलेगी तो पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये तो ये हो गया, अगर मान लो इसमें पानी नहीं दो तो बहुत दिन तक ये एकदम पानी एकदम सूखा रह जाएगा, तो जो सूखते हैं ना पौधे उनकी मृत्यु कैसे होती है? तो जैसे मान लो अगर इसमें अगर मान लो पानी नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पानी तो वाष्प बन के उड़ता रहेगा, तो 50% क्या बढ़ जाएगी यहाँ पे, वायु। अरे जल निकलेगा तो वायु हो जाएगी ना। तो अगर मान लो इसमें पूरे में वायु अगर बढ़ जाती है, क्या पौधा वृद्धि कर सकता है? अरे नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इसको ये एवरेज रेशियो में चाहिए सब चीजें, तो ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो यदि पौधे को बहुत ज्यादा पानी भर दिया तो भी पौधा जीवित नहीं रह सकता, और अगर बहुत कम उसको पानी नहीं दिया जाए तो भी वो जीवित नहीं रह सकता। तो ये क्या है, मृदा के जो अवयव है इनमें से किसी एक की भी कमी होने पर पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, ये मृदा के अवयव भी अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मृदा में कितनी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो कितने मिलेंगे, 45%। अगर कार्बनिक पदार्थ का पूछ लेंगे तो कार्बनिक पदार्थ कितने मिलेंगे, 5%। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखना बच्चों, अब आज अपने कितने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले मृदा, मृदा कौन सी भाषा शब्द है, लैटिन, इससे लिए गए। लैटिन में क्या बोलते हैं, सोलम, और सोलम का मतलब क्या होता है, फर्श। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, मृदा की क्या दो शाखाएं होती है, कौन कौन सी, पेडोलॉजी और ये चीज ध्यान रखना, पेडोलॉजी और पेडोलॉजी और इडेकोलॉजी, ये मृदा विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पेडोलॉजी और इडेकोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, अपनी जो मिट्टी होगी, तो मिट्टी की उत्पत्ति अब एक बात बताओ, आपको बता दें उत्पत्ति कैसे होती है, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है। चट्टाने टूटेगी पैतृक पदार्थ में, और पैतृक पदार्थ से मिट्टी बनेगी, तो मिट्टी का निर्माण हो रहा है ना। मिट्टी का निर्माण बोलो, मृदा का जन्म बोलो, चाहे मृदा की उत्पत्ति बोलो, इसका अध्ययन अपन कौन सी शाखा में करेंगे, पेडोलॉजी में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, किसमें करेंगे, पेडोलॉजी में। अच्छा, मृदा का वर्गीकरण से क्या समझते हो, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। तो अपन ने जैसे मालूम मृदा को किस आधार पर बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से। अपन रंग के आधार पर मिट्टी को बांट सकते हैं ना, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी हो जाती है, सफेद ऊसर मिट्टी हो जाती है। ये अलग अलग प्रकार से मिट्टी को कलर के आधार पर बांटा जा सकता है ना, तो वो क्या कहलाता है, मृदा का वर्गीकरण। एक तो रंग के आधार पर बांट सकते हैं,
इनके गुणों के आधार पर, जैसे अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, इस हिसाब से इनको बांट सकते हैं। इनकी आकृति के आधार पर अपन बांट सकते हैं, जैसे प्लेटी, प्रिज्मी, ब्लॉकी, इस हिसाब से। तो अपन जितने भी आधार पर अगर मानो मिट्टी को बांट रहे हैं तो क्या कहलाता है उसका वर्गीकरण। तो मृदा को जैसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया ना, इस वर्गीकरण का अध्ययन में अपन कौन सा काम करेंगे, पेडोलॉजी में। तीसरा आता है वितरण। वितरण से क्या समझते हो, बंटावा। जैसे मान लो अपना जो देश है, क्या पूरे देश में एक प्रकार की मिट्टी थोड़ी है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है ना। राजस्थान में कौन सी है, हरियाणा में, उधर आप साउथ में चल जाओ, तमिलनाडु से अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो अलग अलग भागों में किस प्रकार की मिट्टी फैली हुई है, इसका अपन अध्ययन कहाँ पे करेंगे, वितरण। इसको क्या बोलेंगे, वितरण। और मृदा का वितरण और इसका अध्ययन करेंगे अपन पेडोलॉजी में। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखनी है आपको, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण, इनका अध्ययन कौन सा काम करेंगे, पेडोलॉजी में। और इडेकोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करेंगे, पादप से संबंध का। मतलब पादप से संबंध वही बात आ गई जो मिट्टी के कार्य है। जैसे मान लो पौधा है ना, पौधे को मिट्टी जल उपलब्ध करवा रही है, नहीं करवा रही, मतलब किस हिसाब से, जैसे रेतीली मिट्टी कम जल उपलब्ध करवा पाती है, काली मिट्टी अधिक जल उपलब्ध कराती है। तो इन सब का अध्ययन पौधे से संबंध के आधार पर अपन कौन सा काम करेंगे, इसका अध्ययन इडेकोलॉजी में। ठीक है, पादप से संबंध, या तो पौधे को जल उपलब्ध करवाना, पोषक तत्व देना और अपने को सहारा प्रदान करना पौधे को, ये सब, इन सब का पौधे से संबंध रिलेशन के आधार में अध्ययन कहां पे करेंगे अपन, इडेकोलॉजी में। अच्छा, इन दोनों शाखाओं का एक एक स्टेटमेंट है, मतलब इन्होंने क्या अपना एक एक वाक्य रखा है। इसके अनुसार तो क्या है, मृदा एक ये शाखा क्या कहती है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। और इडेकोलॉजी क्या कहती है, कि मृदा एक प्राकृतिक आवास है। तो देखो बच्चों क्यों बोला इन्होंने, इसमें कहीं पे भी उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण, तीनों में कहीं पौधे की बात नहीं हुई ना। अरे पौधे से संबंध की बात तो कहीं नहीं हुई, इसलिए क्या बोलती है सरकार, मृदा के प्राकृतिक पिंड है, मतलब प्रकृति से मिलाओ, अपने को प्रकृति से प्राप्त हो रही है, प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, इस शाखा में हमने किसकी बात की, पौधे से संबंध की। अरे पौधे से संबंध की बात की ना, तो क्या कहते हैं, मृदा एक प्राकृतिक आवास है, मतलब ये रहने के लिए जगह देती है, किसको, पौधों को और सूक्ष्म जीव। अरे सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं मिट्टी में तो रहते ही है, वही तो ध्यान रखना, मृदा एक प्राकृतिक आवास है, मतलब ये रहने के लिए जगह देती है, किसको, पौधों को और सूक्ष्म जीवों को। ध्यान रखना, राइट स्टेटमेंट आ जाता है बहुत बार, मृदा एक प्राकृतिक आवास है। कौन सी शाखा के अंदर कहा गया, तो ये इडेकोलॉजी में बोला गया। और मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये कहां पे बोला गया, ये पेडोलॉजी में बोला गया। अच्छा, इनके जनक, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है, मतलब इसके पेडोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है, वीवी डोबुचिरो को। ठीक है, और इडेकोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है, जेवीबी हेलमैंड को। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पेडोलॉजी मतलब जैसे मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी ध्यान रखना, मृदा विज्ञान, पूरी जो मृदा विज्ञान, मृदा के जनक किसको बोला जाता है, वीवी डोबुचिरो। ठीक है, और इडेकोलॉजी के जनक कौन है, जेवीबी हेलमैंड। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपको, मृदा के वितरण का अध्ययन कौन सी शाखा में करेंगे, तो कहां पे करेंगे, पेडोलॉजी में। उत्पत्ति का मतलब मिट्टी कैसे बन रही है, वर्गीकरण का मतलब मिट्टी को अपने किस प्रकार से बांटा गया है, रंग के आधार पर, आकृति के आधार पर, उसकी पीएच के गुणों के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण। और वितरण का मतलब कौन कौन से जो भाग होते हैं, जिससे मान लो एरिया वाइज मिट्टी फैली हुई है, उसका अध्ययन अपन इन तीनों का अध्ययन कहां पे करेंगे, पेडोलॉजी में। और पौधे से संबंध, जैसे मान लो या तो जल के आधार पर ले लो, पोषक तत्व उपलब्ध कराने के आधार पर ले लो, या फिर उसको सहारा देने के आधार पर, इन सब का अध्ययन कहां पे करेंगे अपन, इडेकोलॉजी में। ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी ध्यान रखना, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, वीवी डोबुचिरो। ये तो मृदा विज्ञान और ये मृदा शास्त्र। इडेकोलॉजी में हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा शास्त्र, पेडोलॉजी बोलते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, तो ये दोनों शाखाएं ध्यान रखना। तो देखो तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन मृदा के बारे में पढ़ा, फिर मृदा की जो दोनों शाखाएं भी पढ़ी थी, पेडोलॉजी, इडेकोलॉजी।
मृदा के कार्य और मृदा के अवयव, ये चारों चीजें आपने अभी ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इनको ध्यान रखना। मृदा, ठीक है, मृदा कौन सी भाषा शब्द है, लैटिन का, लेकिन इसका मतलब सोलम होता है। सोलम मतलब फर्श, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत वो मिट्टी कहलाती है। मृदा की दोनों शाखाएं थी, पेडोलॉजी और एडेपोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन करेंगे, उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण। और एडेपोलॉजी किसके अध्ययन करेंगे, पौधे से संबंध के। मृदा के कार्य क्या क्या होंगे, पौधे को जल उपलब्ध करवाएगी, पोषक तत्व उपलब्ध करवाएगी और सूक्ष्म जीव के लिए आवास उपलब्ध करवाएगी और पौधों को जो यांत्रिक सहारा भी देगी मिट्टी। और क्या काम है, जैसे मान लो मृदा को, पौधों को, जड़ों को ऑक्सीजन और सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसको ग्रहण करके मिट्टी को पहुंचाना है। ये किसका काम है, पौधों को पहुंचाने का किसका कार्य है, मिट्टी के। अच्छा, मृदा के अवयव 50% तो ये जो गोला बना है ना, 50% तो ठोस, 50% रंध्रावकाश, ठोस में तो क्या कहेंगे, 45% तो खनिज पदार्थ और 5% कार्बनिक और 25% जल और 25% वायु। किसके, मृदा के अवयव। अगर मृदा के अवयव में से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो क्या पौधा वृद्धि कर सकता है, नहीं कर सकता। इस नियम को कौन सा नियम बोलेंगे अपन, न्यूनता का नियम, ठीक है, न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, इतनी ज्यादा ये जैविक नियम, ठीक है बच्चों। तो ये चारों टॉपिक आप नोट कर लेना, फिर अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।